हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। जानता हूं कि वीडियो लेट हो रही है, पर जैसा कि आप जानते हो कि बारिश का सीजन चालू हो गया है और मैं रहता हूं पतरे और कॉल के पुराने घरों में, जहां बारिश के कारण बहुत ही ज्यादा आवाज होती है, जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। तो अभी जब तक बारिश का सीजन है, वीडियोस थोड़ी लेट ही आएगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो को ला पाऊं। सो अब बैक टू द वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लोकी के सेकंड एपिसोड को, और इस एपिसोड में मैंने आपके कहे मुताबिक भर भर के हिडन डिटेल्स डाली है। और इसके बाद मैं लोकी का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सबने पहले ही कहीं और देख लिया होगा, तो इसलिए मैं सीधा लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। एपिसोड 2 शुरू होता है 1985 ऑशकोश विस्कॉन्सिन जगह के एक फेस्टिवल को दिखाते हुए, जहां मेला चल रहा था। तभी हम वहां टीवीए के मिनटमैन को आते देखते हैं, जो कि दूसरे लोकी और मेरे ख्याल से शायद लेडी लोकी को पकड़ने आए थे। अब मैं शायद और मेरे ख्याल से क्यों बोल रहा हूं, मैं ये आपको एंड में बताऊंगा। अब इस दूसरे लोकी ने फिर से टाइम में छेड़छाड़ की थी और गार्ड्स वहां न्यू टाइमलाइन को रीसेट करने आए थे कि तभी लेडी लोकी उन गार्ड्स में से एक गार्ड, जिसका नाम C-20 था, उसका माइंड कंट्रोल करके उसके ही साथियों पर उससे हमला करवा देती है। हमने हमारे लोकी को भी अवेंजर्स 1 के स्टार्टिंग में हॉकआई के साथ ये करते देखा था, पर लोकी को ऐसा करने के लिए माइंड स्टोन वाले सेप्टर की जरूरत पड़ी थी। पर लेडी लोकी ये अपने हाथ से ही कर सकती है, और ये चीज हमें बताती है कि लेडी लोकी हमारे लोकी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। खैर, फिर वो उन गार्ड के पास से रीसेट रिमोट चुरा कर डोरेमोन का एनीवेयर डोर खोलती है ताकि वो वहां से भाग सके। पर इस बार वो C-20 को अपने साथ लेकर जाती है, और इससे पहले कभी भी लेडी लोकी किसी भी गार्ड को किडनैप करके नहीं लेके गई। पर अगर उसने C-20 को किडनैप किया है, तो इसका मतलब इसके पीछे पक्का कोई रीजन है, जो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। फिर सीन टीवीए में शिफ्ट होती है, जहां हम हमारे लोकी को देखते हैं, जो कि अब सूट बूट में था, जिसका मतलब लोकी को टीवीए में जॉब मिल गई थी। और हम लोकी को मोबियस की डेस्क पर देखते हैं, जहां वो टीवीए के टर्म्स एंड प्रोसीजर्स को सीख रहा था। तभी मोबियस लोकी के पास आता है और उसे उसकी नई जैकेट देता है, जिस पर वेरिएंट लिखा था। पर यहाँ आप एक चीज नोटिस करो कि भले ही लोकी ने वैसी ही शर्ट पहनी हो जैसी मोबियस ने, पर उसकी जैकेट उसे बाकी टीवीए एजेंट से अलग बनाती है। फिर वो सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि लोकी को यूज करके कैसे लेडी लोकी से निपटा जाए, जिसके बाद हम होलोग्राफिक इमेज के थ्रू लोकी के डिफरेंट वर्जन्स को देखते हैं, और उनमें से एक द मॉन्स्टर हल्क लोकी था। हम फ्रॉस्ट जायंट लोकी को भी देखते हैं, और असल में लोकी इसी तरह होना चाहिए था। पर यहाँ आप एक चीज नोटिस करो कि इतने सारे लोकी के डिफरेंट वर्जन्स में से सिर्फ हल्क वाले लोकी को ही देख के लोकी थोड़ा शॉक हो जाता है, और ये सीन सेंस भी बनाता है, क्योंकि हल्क से बुरी तरह पिटे हुए उसे कुछ ही वक्त हुआ है, और इसीलिए लोकी ये देख के शॉक हो गया कि उसका कोई ऐसा भी वर्जन यूनिवर्स में कहीं घूम रहा है। इसके बाद लोकी उन लोगों को अपनी थोड़ी पावर्स दिखाता है और उन्हें बताता है कि डुप्लीकेशन और इल्यूजन में फर्क क्या है। उदाहरण के लिए जो लोकी ने एंड गेम में यहाँ किया था, उसे डुप्लीकेशन कहते हैं, जिसमें लोकी किसका भी रूप ले सकता है, जैसे उसने ओडिन बन के एसगार्ड पर राज किया था। और जो उसने यहाँ थॉर द डार्क वर्ल्ड में किया, उसे इल्यूजन कहते हैं, मतलब छलावा क्रिएट करना। इसके बाद वो सब ऑशकोश विस्कॉन्सिन के मेले में पहुंचते हैं, जहां लोकी मोबियस से एक सवाल पूछता है कि हम यहाँ टाइम में तब क्यों नहीं आए जब लेडी लोकी हमला करने वाली थी। तो यहाँ मोबियस का कहना था कि जब कोई टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करता है, तब वो छेड़छाड़ होने के बाद ही वहां पहुंच सकते हैं, उसके पहले नहीं। फिर सीन क्राइम सीन पर कट होती है, जहां उन्हें पता चलता है कि लेडी लोकी ने पहली बार उनके किसी एजेंट को किडनैप किया है, और वो भी C-20 को। तो यहाँ लोकी कहता है कि टीवीए भी एसगार्ड के लोगों की तरह भोले और ताकत के नशे में चूर होकर सच को नहीं देख पा रहे। और फैक्ट यही है कि अगर टीवीए ऐसे ही उसके वेरिएंट्स को अंडर एस्टिमेट करता रहा, तो टीवीए तबाह हो जाएगा। फिर लोकी बोलता है कि लेडी लोकी यही चाहती है कि हम C-20 को ढूंढते हुए उसके पीछे जाए, ताकि हम उसके जाल में फंस सके। और मोबियस लगेज उसकी बात से सहमत हो जाता है, जिसके बाद टीवीए उस जगह की टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं, और हम मॉनिटर पर सीक्रेट टाइमलाइन से बाहर निकली हुई ब्रांच को फिर से टाइम में पीछे जाते हुए देख सकते हैं। पर आप नोटिस करो कि मॉनिटर पर सिर्फ ऑशकोश विस्कॉन्सिन ही नहीं, बल्कि नेडेविलियर और सकार भी है। सकार वही जगह है जहां थॉर की लंबी लंबी जुल्फों को काटा गया था और उसकी हल्क के साथ लड़ाई करवाई गई थी, और नेडेविलियर वो जगह है जहां थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में अपना स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था। और ये देखकर सच में खुशी होती है कि मार्वल छोटी से छोटी डिटेल्स भी इंक्लूड करता है, जिससे हमें पता चलता रहे कि ये सब कनेक्टेड है। फिर सीन टीवीए के जज रवोना रेंसलर के ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहां मोबियस रवोना से दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए कुछ और दिन की मोहलत मांगता है। और फिर मोबियस रवोना से पूछता है कि हमारे पुराने टाइम कीपर्स कैसे हैं। एंड तभी मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मोबियस ये पूछता है, रवोना तुरंत बीच वाले स्टैचू की तरफ देखती है, जैसे उसका इस वाले टाइम कीपर से कोई टाका भिड़ा हो।
और असल में कॉमिक के अंदर रवोना और कैंग द कॉन्करर का लफड़ा था। और जिन्हें कैंग द कॉन्करर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि वो कॉमिक्स में अवेंजर्स का दुश्मन रह चुका है और ये 95% चांस है कि ये बीच वाला टाइम कीपर शायद कैंग द कॉन्करर है, टर्की टाइम कीपर। बट खैर, फिर हम लोकी और मोबियस को साथ देखते हैं जहां लोकी कबूल करता है कि वो इतने वक्त से उनके साथ गेम खेल रहा था और उन्हें उल्लू बना रहा था ताकि वो टीवीए को हथिया सके। पर मोबियस लोकी से कहता है कि उसे स्टार्टिंग से ही उसका प्लान पता है, तो लोकी समझ जाता है कि वो मोबियस को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। तो लोकी मोबियस से कहता है जब तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते तो मुझे अपने साथ काम क्यों दिया और मेरे बारे में क्यों सोचा। जिस पर मोबियस कहता है क्योंकि मुझे तुम में एक डरा हुआ बच्चा नजर आता है जो ठंड में कांप रहा था और मुझे ये देखकर बुरा फील हुआ। ये सुनकर आपके दिमाग की घंटी बजी। असल में लोकी इसी तरह डरा हुआ ठंड में कांप रहा था जब ओडिन ने उसे गोद लिया था और मोबियस के केस में वो लोकी को दूसरा चांस इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे उस पर तरस आता है। इसके बाद मोबियस लोकी को टीवीए के आर्काइव्स डिपार्टमेंट में लेके आता है जहां सीक्रेट टाइमलाइन में रह रहे हर सिंगल पर्सन के लाइफ और उस टाइमलाइन में हुए हर एक इवेंट की फाइल थी। तो लोकी वहां बैठी लेडी से टीवीए टाइम में कैसे बना और उसकी शुरुआत से लेके उसके अंत तक की फाइल मांगता है, पर वो लेडी उससे कहती है कि वो फाइल्स क्लासिफाइड है और किसी भी ओंगे पोंगे को उसको देखने का अधिकार नहीं है। गजब पर वो बेइज्जती। आंटी लोकी को एक दूसरी फाइल देती है जो लोकी के लाइफ पर थी और यहाँ लोकी को अपनी फाइल पढ़ते वक्त एक पेज दिखता है जिसमें एसगार्ड के तबाही के बारे में लिखा था। अब चलो इस पेज को ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि रैग्नारॉक के इवेंट को एपोकलिप्स इवेंट में 10 में से 7 रेट किया हुआ है। भले ही रैग्नारॉक में पूरा प्लेनेट तबाह हो गया फिर भी उसे 10 में से 7 की रेटिंग मिली है और वो इसलिए क्योंकि भले ही रैग्नारॉक में पूरा एसगार्ड तबाह हो गया हो पर फिर भी एसगार्ड के कुछ लोग जिंदा थे। पर अगर रैग्नारॉक में एसगार्ड के सारे लोग भी मर जाते तो इस एपोकलिप्टिक इवेंट को 10 में से 10 की रेटिंग मिली होती। फिर हम नीचे लिखा हुआ पाते हैं कि इस तबाही में किसी भी वेरिएंट का हाथ नहीं था और अगर आप ध्यान से देखो तो इस इवेंट का कोड नेम रिवेंजर्स है। कुछ घंटी बजी। इस टीम का नाम क्या है? टीम का उसका नाम है रिवेंजर्स। रिवेंजर्स? हाँ, क्योंकि ये लड़ाई है बदले की। तुम्हारा रिवेंज, मेरा रिवेंज, और तुम्हें चाहिए रिवेंज। मैंने अभी तय नहीं किया है। अब यहाँ भले ही थॉर ने सार्कास्टिकली अपने टीम का ये नाम रखा हो पर टाइम कीपर्स ने इसे सीरियसली ले लिया। और इस सीन में एक और लास्ट डिटेल है। नोटिस करो कि लोकी जैसे ही ये पढ़ता है कि एसगार्ड की पूरी सभ्यता खत्म हो गई है उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि लोकी भले ही कितना भी उद्यम मचाए पर अंदर ही अंदर उसे अपने लोगों की परवाह है। अब ये फाइल रीड करते वक्त लोकी के दिमाग में एक थ्योरी आती है जिसे बताने वो सीधा मोबियस के पास जाता है और उसे अपनी थ्योरी बताता है। अब यहाँ लोकी की थ्योरी ऐसी है कि एसगार्ड को रैग्नारॉक के कुछ पल पहले इमेजिन करो, वहां तबाही है, लड़ाई चल रही है पर प्लेनेट अब भी जिंदा है, बरोबर। पर इमेजिन कि तुम एक वेरिएंट हो जो टीवीए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, तो भले ही तुम कहाँ भी छुपो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जहां भी जाओगे तुम टाइमलाइन में एक दूसरी ब्रांच क्रिएट करोगे जिससे टीवीए को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि तुम ऐसी जगह जाके छुपोगे जहां तुम्हारे जाने से टाइमलाइन में कोई भी चेंजेस ना हो, समझे। अगर नहीं तो एक बार फिर से एसगार्ड में चलो जिसका तबाह होना टाइमलाइन में पहले से ही तय है। तो अब एसगार्ड जिसका तबाह होना तय है तो यहाँ आकर आप कुछ भी करो इससे टाइमलाइन में कोई भी नया ब्रांच क्रिएट नहीं होगा और ना ही टाइम कीपर्स को इसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो अगर आप ऐसे वेरिएंट हो जो टीवीए से बच के भाग रहा है, ऐसी एपोकलिप्टिक जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है छुपने के लिए। तो लोकी कहता है अगर उसकी थ्योरी करेक्ट है तो लेडी लोकी उन्हें ऐसी ही किसी एपोकलिप्टिक जगह में मिलेगी। तो लोकी की थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मोबियस और लोकी पोम्पे इटली जाते हैं, एक ऐसी जगह जो ज्वालामुखी के कारण 79 एडी में तबाह हो गई थी। तो यहाँ इनका आइडिया ऐसा होता है कि लोकी और मोबियस उस जगह जाकर कुछ गड़बड़ करेंगे ताकि वहां तबाही हो, जिसके बाद वो लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कि उस जगह कोई वेरिएंस एनर्जी डिटेक्ट होती है क्या नहीं, जो कि होनी चाहिए। पर अगर कोई वेरिएंस एनर्जी डिटेक्ट नहीं होती इसका मतलब लोकी की थ्योरी सही है। और इसके बाद मोबियस की डिवाइस लोकी के वहां होते हुए भी किसी भी वेरिएंस एनर्जी को डिटेक्ट नहीं करती और ना ही टाइमलाइन में कोई दूसरी ब्रांच क्रिएट होती है। तो मोबियस मानता है कि लोकी की थ्योरी एकदम करेक्ट है, पर ये थ्योरी काम कर पाए इसके लिए डिजास्टर एकदम नेचुरल होने चाहिए बिना किसी वार्निंग के। तो इसके जरिए वो लोग उन डिजास्टर्स की लिस्ट बनाएंगे जहां वो लोग फीमेल लोकी को ढूंढने जाएंगे। फिर उनकी बातों के दौरान मोबियस को अचानक से वो कैंडी याद आती है जो उसे फर्स्ट एपिसोड के क्राइम सीन से मिली थी। अब ये कैंडी सिर्फ अर्थ पे ही बनाई गई थी साल 2047 से लेकर 2051 तक। तो अगर ये कैंडी फीमेल लोकी के पास है इसका मतलब उन्हें फीमेल लोकी साल 2047 से 2051 के बीच ही मिलेगी। अब उन्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या उन सालों के बीच कोई डिजास्टर हुआ था और फाइल्स में उन्हें साल 2050 मिलता है जो कि परफेक्ट मैच था। जिसके बाद मोबियस रेंसलेयर से इजाजत लेता है और मिशन की तैयारी करता है। B-15 बोलती है कि उस वेरिएंट को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे पकड़ने आ रहे हैं,
पर हम देखते हैं कि वो वेरिएंट उनसे 2 कदम आगे थी और उसे सब पता था कि टीवी क्या कर रही है। फिर मोबियस और उसके लोग 2050 के रॉकस्टार्ट कॉर्पोरेशन में आते हैं जहाँ फीमेल लोकी छुपी थी। यहाँ फीमेल लोकी एक मॉनिटर पर किसी चीज का टाइमर सेट करती है और भेस बदलकर ये वाला आदमी बन जाती है। पर B-15 और लोकी दोनों को उस पर शक हो जाता है क्योंकि इतने तूफान में कोई यहाँ पेड़ पौधे खरीदने क्यों आएगा। B-15 जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ती है, फीमेल लोकी उसी वक्त खुद को इस आदमी के अंदर से B-15 के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जैसे वेनम मूवी में हमने सिम्बियोट्स को करते देखा था। या इंडिया का रेफरेंस दूं तो जैसे तात्या विंचू खुद को लोगों में ट्रांसफर करता है। इसके बाद फीमेल लोकी अपने लोकी से बोलती है, तो तुम हो वो गधे जिसे टीवीए ने मुझे पकड़ने के लिए लाया है। अब ये बात कुछ अजीब नहीं है, सेक्रेट टाइमलाइन पहले से ही रीसेट कर दी गई है, जिसके बाद किसी को भी इस लोकी के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। फिर फीमेल लोकी को इसके बारे में कैसे पता चला? ये तो हमने माना कि फीमेल लोकी बहुत ही शक्तिशाली और होशियार है, पर उसे टीवीए की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी पता है। इस चीज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उसका सैलमन बॉय जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है जो उसे इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लाकर दे रहे हैं। बट एनीवेज, यहाँ मोबियस को C-20 मिलती है जिसे एपिसोड के स्टार्ट में फीमेल लोकी ने किडनैप किया था। अब मैंने आपको कहा था कि उसने C-20 को किडनैप क्यों किया है, ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। दरअसल फीमेल लोकी ने उसे इसीलिए किडनैप किया था ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकलवा के पूरे सीक्रेट टाइमलाइन को तबाह कर सके और पता लगा सके कि टाइम कीपर्स कहाँ है। दूसरी तरफ फीमेल लोकी और अपने लोकी के बीच थोड़ी लड़ाई होती है, जिसमें लोकी पता लगा लेता है कि फीमेल लोकी कुछ तो बॉम्ब से उड़ाना चाहती है, पर उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्लान पूरी की पूरी टाइमलाइन को ही बॉम्ब से उड़ाने का है। फिर जब टाइमर पर कुछ ही सेकंड्स बचते हैं तो फीमेल लोकी अपने असली फॉर्म में आती है और पूरे सीक्रेट टाइमलाइन पे बॉम्ब लगा देती है। हालांकि टीवी कुछ टाइमलाइंस को रीसेट कर देती है, पर क्या आप इतने सारे टाइमलाइंस को रीसेट कर पाओगे? अब जैसे ही फीमेल लोकी का काम हो जाता है, वो इस डोरेमोन के एनीवेयर डोर के थ्रू वहां से भाग जाती है और हमारा लोकी बस वहां चुपचाप खड़ा रह जाता है। लेकिन बावजूद इसके मोबियस वहां से भागते हुए चिल्लाते आता है कि लोकी रुको, जैसे कि वो खुद चाहता हो कि लोकी के पास यही चांस है कि वो यहाँ से भाग जाए, और ये चीज मुझे सच में ऑड लगी। दूसरी तरफ टाइमलाइन में इतनी सारी दरारें और ब्रांचेस देखकर रवोना रेंसलर की हवा टाइट हो जाती है और वो तुरंत अपना हथियार उठाती है और बाहर चली जाती है। यहाँ दोनों लोकी डोरेमोन के एनीवेयर डोर के थ्रू भाग जाते हैं और टीवी उन्हें रोकने में बुरी तरह नाकाम हो जाती है और लोकी का सेकेंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिनटमैन उस मेले में शायद लेडी लोकी को पकड़ने आए थे, और मैं शायद इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो अब मैं बोलने वाला हूँ उससे शायद आने वाले एपिसोड स्पॉइल हो जाए, पर यह गारंटी नहीं है, सिर्फ एक फैन थियरी है। तो इस फैन थियरी के हिसाब से सोफिया डिमार्टिनो लेडी लोकी का रोल प्ले नहीं कर रही, बल्कि वो शायद एसगार्ड की विलन एन्चेंट्रेस का रोल प्ले कर रही है। अब यहाँ दोनों लोकी और एन्चेंट्रेस के सूट एक जैसे ही है और मार्वल शायद ये ऑडियंस से छुपाने के लिए कर रहा है ताकि वो आगे जाके ऑडियंस को एक बड़ा शॉक दे सके, पर जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक फैन थियरी है। और इसी के साथ ये था मेरा लोकी एपिसोड 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्स जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा ही डिफरेंट टाइप की हॉरर मूवीज लाता रहता हूँ। सो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।